नमस्कार। आज हम एक ऐसे जटिल आपराधिक केस की पड़ताल करने जा रहे हैं जो किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। हम अज्ञात अपराधी यानी अननोन क्रिमिनल मामले का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक उलझे हुए और बिना किसी सुराख वाले केस को एक व्यवस्थित, तार्किक तरीके से डिकोड किया जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस केस में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि एक पेचीदा अपराध की परतों को आखिर कैसे हटाया जाता है। अब जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक बिल्कुल शांत शहर है, रात का अंधेरा, एक जाने माने व्यवसायी की एक सुनसान गली में हत्या कर दी जाती है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं, हथियार का कोई नामो निशान नहीं और सुराग बिल्कुल शून्य। आमतौर पर शुरुआती अफरा-तफरी का वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर इन्वेस्टिगेशंस दम तोड़ देती हैं। लेकिन एक तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटर के लिए ये अव्यवस्था ही असल पहेली की शुरुआत होती है। जब कोई गवाह ही ना हो तो आप जांच शुरू कहां से करेंगे? यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर यह पूरा केस टिका हुआ है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इस लॉजिकल रोड मैप पर चलेंगे। पहले हम अपराध स्थल का विश्लेषण करेंगे, फिर महत्वपूर्ण सुरागों की पहचान, उसके बाद क्रिमिनल का पैटर्न और मकसद समझेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे मुख्य साजिश का पर्दाफाश हुआ। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चरण से, जो है अपराध स्थल यानी क्राइम सीन का विश्लेषण। जमीनी हकीकत कुछ इस तरह की थी। पीड़ित का नाम मोहनलाल था, जो शहर के एक स्थानीय व्यवसायी थे। उन्हें रात के अंधेरे में घेरा गया, मारा गया और उनका शव एक अनजान सी गली में छोड़ दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, गवाह शून्य थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? परिवार के मुताबिक उनका कोई ज्ञात दुश्मन भी नहीं था। केस के लीड इंस्पेक्टर शर्मा को क्राइम सीन देखते ही एहसास हो गया कि भाई, ये कोई मामूली लूटपाट या अचानक हुए झगड़े का नतीजा नहीं है। तथ्य तो सामने थे, लेकिन असल कहानी पूरी तरह से गायब थी। और यहीं पर हम आते हैं डिडक्शन के पहले और सबसे अहम सिद्धांत पर। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ रैंडमनेस, यानी यादृच्छिकता का भ्रम। देखिए, जब कोई अपराध बिल्कुल रैंडम या बिना किसी मकसद के लगता है ना, खासकर तब जब पीड़ित का किसी से कोई विवाद न रहा हो, तो एक इन्वेस्टिगेटर को तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे एक बहुत ही संगठित और छिपी हुई योजना है। इंस्पेक्टर शर्मा का शक भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर टिका था। यह हत्या रैंडम नहीं थी, इसे बहुत ही सफाई से डिजाइन किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। ये वो फेज है जहां हम स्पष्ट दिखने वाली चीजों से आगे बढ़कर उन सुरागों की पहचान करते हैं जो कहीं गहरे छिपे हैं। अब आप ही सोचिए, जब कोई गवाह नहीं होता तो भौतिक साक्ष्य यानी फिजिकल एविडेंस ही पूरी कहानी बयान करते हैं। जांच दल को इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। पहला कदम हमेशा क्राइम सीन को सिक्योर करना, दूसरा उन चीजों को ढूंढना जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं, यानी असामान्यताएं, और तीसरा पीड़ित और संदिग्धों के वित्तीय इतिहास को खंगालना। अब देखिए कि कैसे दूसरे कदम ने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जांच का दूसरा सिद्धांत, क्राइम सीन पर हमेशा एनोमली यानी असामान्यता की तलाश करें। हुआ क्या कि इंस्पेक्टर शर्मा की टीम को उस गली के एक कोने में एक पुरानी सी नोटबुक मिली और सबसे बड़ी बात, उस पर खून के धब्बे थे। अब सवाल ये था कि वो डायरी वहां कर क्या रही थी? वो उस क्राइम सीन का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रही थी। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से यही वो एनोमली है जो सबसे बड़ा सुराग बन जाती है। इस एक साधारण सी दिखने वाली डायरी ने इस ठंडे पड़े केस में अचानक से जान फूंक दी। और जब पुलिस ने उस डायरी को खोला तो उसके अंदर जो लिखा था उसने सबके होश उड़ा दिए। उसमें संदेश थे, ये सिर्फ शुरुआत है और हर कदम में खतरा छुपा है। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये हत्यारे का मैनिफेस्टो था। इन रहस्यमयी लाइनों ने रातों रात इस केस के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया। अब ये साफ हो चुका था कि पुलिस एक ऐसे शातिर अपराधी से डील कर रही है जो एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। यहाँ से हमारी जांच हमारे तीसरे चरण में प्रवेश करती है, पैटर्न और गहरा मकसद। जैसे जैसे हत्यारे का खेल बदलता है, जांच और भी गहरी होती जाती है। जरा इन घटनाओं के सीक्वेंस पर एक नजर डालिए। पहले मोहनलाल की हत्या होती है, फिर वो खून से सनी नोटबुक मिलती है, इसके बाद एक और हत्या होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार अपराधी जानबूझकर पीछे सुराग छोड़ता है।
हत्यारे का ये बदलता हुआ पैटर्न जांच की दिशा को पूरी तरह से घुमा देता है। और वे सुराग पुलिस को सीधा कहाँ ले जाते हैं? मोहनलाल के ही एक बहुत करीबी दोस्त तक, जिसे पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्त की गिरफ्तारी तो हो गई, पर एक सवाल अभी भी था। मोटिव क्या था? यही काम आता है जांच का तीसरा सिद्धांत, फॉलो द लेजर, यानी बही खाते का पालन करें। जब पुलिस ने उस गिरफ्तार दोस्त के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें एक पुराना खाता मिला। वो सिर्फ एक डायरी नहीं थी, बल्कि उसमें अनगिनत लेन देन, कई बेनामी नाम और पुराने बिजनेस एग्रीमेंट्स का एक पूरा नेटवर्क छिपा था। इस वित्तीय इतिहास ने साबित कर दिया कि ये कोई आपसी रंजिश या गुस्से में हुआ मर्डर नहीं था। ये पैसों की एक बहुत बड़ी और सोची समझी व्यापारिक साजिश थी। आइए एक बार तुलना करके देखते हैं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। हमारा शुरुआती सिद्धांत क्या था कि ये एक बिजनेसमैन की एक रैंडम और अलग-थलग हत्या है, लेकिन असली सच्चाई क्या निकली? ये एक गहरी जड़ें जमा चुकी बिजनेस कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें करीबी दोस्त, पुराना पैसा और पुरानी दुश्मनी शामिल थी। एक सही और तार्किक जांच बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो सतह के नीचे छिपे हुए उस सच को बाहर लाती है जो किसी को दिखाई नहीं देता। और अब हम आ गए हैं अपनी जांच के चौथे और सबसे रोमांचक चरण पर, मुख्य साजिश का पर्दाफाश, जहां इस रहस्य का असली और भयानक चेहरा सामने आता है। जरा इस स्थिति को इमेजिन कीजिए। दोस्त जेल में है, पुलिस को लग रहा है कि केस सॉल्व हो गया है। तभी एक रात इंस्पेक्टर शर्मा अपने अंधेरे ऑफिस में अकेले बैठकर सबूतों की फाइलें देख रहे हैं। अचानक उनका फोन बजता है। फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद ठंडी आवाज आती है, तुमने जो गड़े हुए राज खोले हैं वो सिर्फ शुरुआत है, अब तुम अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। ये वो पल था जब शर्मा जी को एक खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ। वो गिरफ्तार दोस्त, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। वो एक बहुत बड़े, खतरनाक नेटवर्क का महज एक छोटा सा हिस्सा था। इस कॉल के बाद जो खुलासे हुए वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो गिरफ्तार दोस्त पूरी तरह से खौफनाक चुप्पी साधे हुए था। उसने एक शब्द नहीं कहा। और सबसे शॉकिंग बात, जांच में पता चला कि खुद पुलिस विभाग के अंदर ही कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। ये कोई छोटा-मोटा गैंग नहीं था, बल्कि अवैध व्यापार और धोखाधड़ी का एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क था। और यही नेटवर्क मोहनलाल की हत्या के पीछे के असली अपराधियों को बचा रहा था। और यहीं हमें मिलता है क्रिटिकल थिंकिंग का आखिरी और शायद सबसे डरावना सबक, जांच का सिद्धांत 4, द इंटरनल थ्रेट, यानी आंतरिक खतरा। याद रखिए, जिन रहस्यों को सुलझाना सबसे मुश्किल होता है, उन्हें अक्सर वही सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा होता है जिसे उन्हें पकड़ने के लिए बनाया गया है। एक सच्चे इन्वेस्टिगेटर को सिर्फ बाहर ही नहीं देखना होता, बल्कि कभी-कभी अपने सबसे करीबी सहयोगियों और अपने ही सिस्टम पर भी सवाल उठाने की हिम्मत रखनी पड़ती है। तो देखा आपने कैसे एक बिना गवाह वाले क्राइम सीन से शुरू होकर बात एक इतने बड़े करप्ट नेटवर्क तक पहुंच गई। ये पूरा विश्लेषण हमें इंसान के स्वभाव और जटिल अपराधों के पीछे छिपे मकसदों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो ये सवाल मन में जरूर उठता है, क्या वाकई हर सीधे साधे चेहरे के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।